चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद तथा रूसी क्रांति का अंत। ठीक है, जो भी बात होगा समाज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप का, और रूसी में क्रांति जो किया गया था उसका अंत कैसे किया गया था उसके बारे में। तो चलो टॉपिक का जो महत्वपूर्ण योग बात होते हैं जो याद रखने वाली, उसके बारे में पहले जानेंगे। जैसे में रूढ़िवादी का नाम सुना है ना सभी को, तो ये रूढ़िवादी के बारे में पढ़ेंगे कि रूढ़िवादी क्या है, मतलब किसको कहते हैं रूढ़िवादी। तो वह लोग जो परिवर्तन का विरोध करते हैं, यानी कोई भी कानून को लागू किया जाता था तो उसका विरोध पहले करते थे, है ना, तुरंत उस चीज को मानने का तैयार नहीं होते थे, तो उसे क्या कहा जाता था, रूढ़िवादी लोग कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद है उदारवादी। तो उदारवादी वह लोग जो नागरिकों की स्वतंत्रता में यकीन रखते थे। उदारवादी वैसी समूह को कहा जाता था जो कोई भी कानून को तुरंत मान लेते थे। अगर उसको जो लोग कोई भी सच्चाई रूप में बात बोल दिया तो उस चीज को यकीन कर लेते थे, तुरंत मान लेते थे। तो वैसी समूह को क्या बोलते हैं, उदारवादी। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद परिवर्तनवादी, जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं ना, उस समाज को परिवर्तनवादी कहते हैं। परिवर्तन का मतलब ही बदलाव लाना, समझ में आ रहा है। तो परिवर्तनवादी का मतलब हो गया जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे समाजवाद, कि ये समाजवाद क्या होता है। तो ऐसी विचारधारा जो उस बात में विश्वास रखती है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का आधिपत्य होगा, यानी कि समाज बनेगा और वहां पर समाज में रहने वाले लोगों का सभी का एक जैसा अधिकार होगा, उसे क्या बोलते हैं, समाजवाद बोलते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन है कि अगले अगर बात हम लोग करेंगे निरंकुश राजशाही। तो राजा का बिना रोक टोक शासन करना, राजा का जो है बिना रोक टोक के शासन करना ही निरंकुश राजशाही कहा जाता है या कहलाता है। फिर है जादीदी। रूसी क्रांति या रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी को जादीदी कहा जाता है, यानी कि रूसी समाज में जो भी क्रांति चल रही थी उसमें सुधार करने के लिए जो भी मुस्लिम समुदाय मिले हुए थे ना, उसको जादीदी के नाम से जाना जाता था। और अगला पॉइंट है इसका कि उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे, उदारवादी का बात करें, ठीक है, उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिलना, सभी धर्म को एक जैसा बराबर सम्मान मिलना ही उदारवादी का मुख्य उद्देश्य था। उदारवादी समूह का जैसे अगर पूछा जाएगा कि उदारवादी समूह का या समुदाय का क्या उद्देश्य था, तो ध्यान में रखना है उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले। उसके बाद रेडिकल समूह भी इसमें आता है। तो रेडिकल समूह क्या है, सो ध्यान देना। रेडिकल समूह के लोग देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित सरकार के पक्ष में थे। ठीक है, यानी कि रेडिकल समूह वैसे कहा जाता है जो उदारवादी और रूढ़िवादी दोनों से मिलकर के काम करते थे, कि किसी भी जो अच्छा चीज़ है उसको मानने के लिए तैयार हो जाते थे, और जो अच्छा कानून, अच्छा क्रांति नहीं होता था उसे मानने के लिए वो तैयार नहीं होते थे, उसके खिलाफ खड़ा हो जाते थे। तो ऐसी समूह को रेडिकल समूह के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में क्या है कि रूढ़िवादी परिवर्तन के विचारों के धीमी गति के पक्षधर थे। रूढ़िवादी लोग जो थे कि कोई भी कानून को मान भी लेते थे तो बहुत मनाने के बाद या बहुत समय के बाद, जैसे कोई कानून पारित किया गया सरकार के द्वारा, तो रूढ़िवादी समूह के जो लोग होते थे वो कानून को तुरंत नहीं मानते थे, कुछ दिन जब हो जाता था तब उसे मानते थे। अगला बात हम लोग करेंगे औद्योगिकीकरण का। ठीक है, तो औद्योगिकीकरण ने स्त्री और पुरुषों को कारखानों में लाकर खड़ा कर दिया। उद्योग के निर्माण होने से क्या होता है, रोजगार की जो होती है ना, रोजगार वृद्धि होती है, रोजगार में विस्तार होता है, यानी जो बेरोजगार होते हैं उसको रोजगार मिलने का अवसर प्रदान होता है। उसके बाद क्या हुआ कि वोट डालने का अधिकार पाने के लिए मताधिकार आंदोलन चलाया गया। सभी को पहले ज़्यादातर जो, अगर हम लोग बहुत पहले का बात करें राजाओं के शासन का या फिर अंग्रेजों के शासन का, तो उस समय जो वोट डालने का, अभी जैसे 18 साल के बाद सभी वोट डाल सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन उस समय पहले क्या होता था, जिसके पास अधिक ज़्यादा संपत्ति होता था, बहुत ज़्यादा भूमि होता था, तो वही केवल पुरुष ही मतदान दे सकता था, यानी वोट दे सकता था, ना औरत दे सकते थे और ना कोई वयस्क दे सकता था। जो गरीब होता था, जिसके पास कोई भूमि नहीं होता था, वो तो बिल्कुल ही नहीं दे सकता था। ऐसा पहले प्रथम ये प्रथा चला हुआ था। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 18 तक चला।
उसके बाद 1905 की क्रांति की शुरुआत, 1905 की क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार की घटना से होती है ना। जब 1905 की क्रांति का बात किया जाता है तो उसको कौन सा रविवार के नाम से जाना जाता है? खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस दिन जो होता झगड़ा जो हुआ था बहुत ज़्यादा हुआ था और उसमें बहुत सारे लोगों का जान भी चला गया था, इसलिए उस रविवार को खूनी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है या खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की केंद्रीय शक्तियां थी। उस समय जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की केंद्रीय शक्तियां थी, यानी सरकार की एक महंगी शक्ति जिसको बोला जा सकता है। फ्रांस, ब्रिटेन व रूस मित्र राष्ट्र थे। फ्रांस, ब्रिटेन व रूस जो थी वो मित्र राष्ट्र थे, मतलब कि राष्ट्र थे। ये सभी एक दूसरे में मिले हुए थे, झगड़ा करने के लिए एक दूसरे से मिल गए थे, यानी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। फिर क्या है कि रविवार 25 फरवरी 1917 को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और लेनिन की 3 मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेनिन की 3 मांग थी जिसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अप्रैल के महीनों में उस मांग को पूरा किया गया था। फिर जार, जिसको राजा के नाम से जाना जाता है, जार ने 2 मार्च 1917 को गद्दी छोड़ दी, यानी अपना जो सम्राट होता है ना, राजा की गद्दी, वो छोड़ दी। उसके बाद अक्टूबर 1917 की क्रांति बोल्शेविक व अंतरिम सरकार में टकराव हो गया। टकराव होने के बाद अक्टूबर क्रांति के पश्चात रूस गृह युद्ध की चपेट में आ गया और स्टालिन ने सामूहिकीकरण का सिद्धांत दिया, जिसके विरुद्ध क्या हुआ कि रूसी क्रांति के पश्चात संपूर्ण विश्व में समाजवाद तेजी से फैला और लास्ट में 20वीं सदी आते आते 20वीं सदी के अंत तक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत प्रतिष्ठा में कमी आई, परंतु आज भी वहाँ समाजवाद के सिद्धांतों का सम्मान किया जाता है। अब इतना करने के बाद हम लोग 1 नंबर वाले प्रश्न करेंगे और सभी को जवाब देना है कि 1 नंबर वाले प्रश्न में क्या आंसर होगा। ठीक है, कोशिश करना है जवाब देने का। कि पहला प्रश्न होता है साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, याद रहेगा। साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? कार्ल मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन, रूस में आर्थिक नीति को किसने प्रारंभ किया था? रूस में आर्थिक नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेनिन। क्या हो जाएगा? लेनिन। अगला क्वेश्चन, खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से है? मतलब कब किया गया था खूनी रविवार? 1905 की क्रांति। ठीक है, याद रखना ये सब। हाँ, ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाएगा ये सारे क्वेश्चन। उसके बाद है रूस के शासकों को क्या कहा जाता था? तो रूस के शासकों को जार कहा जाता था। जार एक प्रकार के राजा को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। रूसी इतिहास के किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? रूसी इतिहास के किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 फरवरी। कौन सा फरवरी? 22 फरवरी। उसके बाद 1917 की रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ? तो पेट्रोग्राद। क्या बोलेंगे? पेट्रोग्राद। हाँ, इस तरह से बोलोगे तो याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद रूस की संसद का नाम क्या था? तो ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या था? ड्यूमा। इसी को बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्त करने का मतलब हटा दिया गया था। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि मेंशेविक और बोल्शेविक के नेता कौन थे? तो केरेंस्की और लेनिन। हाँ। अगला क्वेश्चन, रूस के जार निकोलस II ने त्यागपत्र कब दिया? तो 2 मार्च 1917। हाँ। और 10th नंबर क्वेश्चन है कुलक कौन थे? तो कुलक रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था
अब पूछा जाएगा कुलक कौन थे, तो रूस में जितने भी किसान थे सभी को कुलक के नाम से जाना जाता था। हाँ, रूस के किसानों को कुलक के नाम से जाना जाता था। रूस के संदर्भ में कोल खोज क्या था? रूस के संदर्भ में कोल खोज क्या था? तो रूस में सामूहिक खेत को कोल खोज कहा जाता था। रूस में जितने भी सामूहिक रूप से खेती किया जाता था ना, उस खेत को कोल खोज कहा जाता था। हाँ, कोल खोज।